हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम को हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट मेथड था इनकम मेथड, वो हम लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, उसके फॉर्मूले को हमने देखा था। अब हम जो इस क्लास में करेंगे वो है हमारा सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस एक्सपेंडिचर मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए, वो हम इस क्लास में देखेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड हम बेसिकली करते क्या है कि हमारी इकोनॉमी में या जिस इकोनॉमी की हम नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं, उस इकोनॉमी में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो सभी सेक्टर्स कितना एक्सपेंडिचर करती है, मतलब अपने इनकम को कितना, मतलब कहाँ से मतलब किसी सेक्टर, एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स कितना कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, उन सभी एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम हमें आ जाती है। और हमें जैसे कि पता है किसी इकोनॉमी की इनकम उस इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इनकम मेथड से फाइंड करते हैं तो हम सभी इनकम्स को ऐड करते हैं, तो जो एक अमाउंट आता है इनकम, अगर उस इकोनॉमी के हम सभी इनकम्स को ऐड कर दें तो उसी इनकम्स को, 1 ईयर के इनकम को हम नेशनल इनकम बोल देते हैं, जो अमाउंट आता है। और हमें ये पता है कि किसी भी इकोनॉमी में जितना इनकम होता है उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। ऑब्वियसली जितना अर्न करेगी डिफरेंट सेक्टर्स, उतना ही यूटिलाइज करेगी। कोई परमानेंटली जो है पैसे को रखते नहीं है, कोई अपने इनकम को रिटेन करके रखती नहीं है, तो उन्हें फाइनली खर्च करना ही पड़ता है, यूटिलाइज करना ही पड़ता है। तो इसीलिए किसी इकोनॉमी में जितना एक्सपेंडिचर इनकम होता है उतना ही एक्सपेंडिचर होता है। इसीलिए हम चाहे उस इकोनॉमी की सारी इनकम ऐड कर दें तो भी वही अमाउंट आएगा नेशनल इनकम का, या फिर हम उस इकोनॉमी की सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें तो भी जो अमाउंट है वो उतना ही आएगा नेशनल इनकम का। तो यही बेसिक पॉइंट था समझने वाला कि मतलब कि हम किसी भी इकोनॉमी के इनकम मेथड से फाइंड करें, एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करें, नेशनल इनकम का जो अमाउंट है वो चेंज क्यों नहीं होता। तो यही कारण है कि उस इकोनॉमी की, किसी भी इकोनॉमी में जितना इनकम होता है, इनकम अर्न करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उतना ही एक्सपेंडिचर कर देते हैं, क्योंकि कोई भी जो इनकम है परमानेंटली रिटेन करके नहीं रखती अपने पास। तो देखते हैं अब एक्सपेंडिचर मेथड में। तो एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड करने का क्या मेथड होता है वो देखते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो ये अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, जीडीपी एट एमपी। जब हम इनकम मेथड से फाइंड करते थे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें पहले क्या फाइंड करनी पड़ती थी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे हमें जीडीपी एट एमपी पहले फाइंड करनी पड़ती है। अब आप देखिए कि अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है और ये हम पहले फाइंड करते हैं, तो अगर ये हम फाइंड कर चुके हैं, मतलब वन ऑफ द एग्रीगेट हमारे पास है, तो ये जो सेकंड एग्रीगेट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कंपेयरिंग से, जो कि मैंने एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम में बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि एक एग्रीगेट ऑफ इनकम को सेकंड एग्रीगेट ऑफ इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर एक दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, क्योंकि हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन में, तभी हम ये निकालते हैं। तो अगर हमारे पास एक बार ये आ जाते हैं जीडीपी एट एमपी, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो जीडीपी एट एमपी अगर हम फाइंड कर चुके हैं तो हम इसके हर एक टर्म को इसके रिस्पेक्टिव टर्म से कंपेयर करेंगे और जो हमने फॉर्मूले एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम में सीखे थे उस पर बेस्ड कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसका जो एन है नेट, ये ग्रॉस, हमें पता है कि जो नेट होता है ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस होता है तभी नेट आता है, और हमें नेट चाहिए और ग्रॉस दिया हुआ है तो हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, हमें पता है कि नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई आता है। मतलब अगर हमें नेशनल लेवल पे कुछ फाइंड करना है, इनकम फाइंड करना है, तो पहले हम डोमेस्टिक फाइंड करेंगे, डोमेस्टिक इनकम, उसमें एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं। वैसे ही अगर यहाँ नेशनल फाइंड करना है और डोमेस्टिक दिया हुआ है तो नेशनल फाइंड करने के लिए एनएफआई इस साइड ऐड करेंगे हम। आज यहाँ फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन है, यहाँ हम देखते हैं। जो मार्केट प्राइस होती है वो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमें चाहिए क्या, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो एनआईटी को आप इस साइड ले आओगे, मतलब फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। तो ये कन्वर्जन आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारे लास्ट वीडियो को देखें,
एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें मैंने कन्वर्जन कि एक एग्रीगेट को सेकंड एग्रीगेट ऑफ इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहीं से बेसिकली ये मेथड आया हुआ है। तो ये आपका मेथड है या फॉर्मूला बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब देखते हैं, जैसे हम जब नेशनल इनकम जो इनकम मेथड से फाइंड करते थे, दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ती थी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआई। इन दो को हम फाइंड करते थे सेपरेटली और उसको अब सब्स्टिट्यूट कर देते थे यहाँ पे, या उन दोनों को ऐड कर देते तो नेशनल इनकम आता था। यहाँ पे आपको पहले जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ेगा और बाकी चीज़ें, डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नेट इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर डायरेक्टली एनआईटी नहीं दिया हुआ तो दो पार्ट में होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा, सब्सिडी दिया होगा, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को माइनस कर दो तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, जो कि फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो हो सकता है एनआईटी आपको डायरेक्ट ना दिया हो, तो आपको दो कंपोनेंट दिए होंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स के, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी लेस कर दोगे तो एनआईटी फॉर्म हो जाएगा। और एनएफआई आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, एनएफआई आ जाएगा और डेप्रिसिएशन आपको दिया रहता है। तो बेसिकली हमारा अगर एक्सपेंडिचर में से फाइंड करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है 80% सॉल्व हो जाता है जब हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। तो जीडीपी एट एमपी कैसे निकालते हैं ये हम सीखते हैं। तो जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं एज एक्सपेंडिचर, जिन एक्सपेंडिचर को या मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर जिसको हम ऐड करते हैं जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जीडीपी एट एमपी पहला होता है वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी समझेगा। मैं हर मेथड जो मैं इनकम मेथड करवा था वहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता था, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करोगे, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप समझ सको जल्दी। तो इसको मिल सकते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो सेकंड सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फाइंड करने के लिए, वो होता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफसी। जो सेकंड होता है वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। यहाँ पे एक्स डिनोट करता है एक्सपोर्ट, कि हमारी कंट्री ने, हमारी इकोनॉमी ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना एक्सपोर्ट किया, उसमें से लेस कर देते हैं हम कि हमारी कंट्री ने इंपोर्ट कितना किया। एम जो है स्टैंड फॉर इंपोर्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पे अब 3 है, तो अगर आपको 3 चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन में दी हुई है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, तो आप डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो। और सॉरी, इसमें एक थर्ड जो मिडिल में आता है वो क्या है हमारा, नेट एक्सपोर्ट से पहले जो आता है इकोनॉमी की, वो है सॉरी, ये होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं GDCF। इसके बाद आती है हमारी नेट एक्सपोर्ट, कि हमारी कंट्री ने नेट एक्सपोर्ट कितना किया है, जिसमें आता है एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री माइनस इंपोर्ट टू द इकोनॉमी एक्स माइनस एम। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली चीज़ें दी हुई हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, तो आप उनको ऐड कर दो तो आपका जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आ जाएगा, और फिर आप इन सब चीज़ों की एडजस्टमेंट करके आप नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हो।
NNP at FC बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। अगर डायरेक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं होता, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं जिनमें डायरेक्ट दिया होता है आपको, वरना आपको इसके कुछ सब पार्ट्स दिए होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन तो ये आप दिया होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन आपको दिया होता है। ये है जिसे समझने की जरूरत है आपको। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है क्या, पहले इसकी मीनिंग समझते हैं हम। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो यहाँ वर्ड यूज किया हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि उस इकोनॉमी में डोमेस्टिकली कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, मतलब उस इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है कैपिटल गुड्स के ऊपर, मतलब मशीनरी के ऊपर, ऑन द परचेज ऑफ मशीनरीज, ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑफ फ्लाईओवर या रियल एस्टेट बिजनेस जो आता है उसमें आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, या फिर बोल सकते हैं मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। तो वो हम यहाँ देखते हैं इसके कितने फैक्टर्स होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन में या एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री कितना यूटिलाइज करती है अपने इनकम को या एक्सपेंडिचर करती है, उन सबको हम यहाँ ऐड करते हैं। और नेट एक्सपोर्ट में आपको पता है कि हम कंट्री के एक्सपोर्ट में से कंट्री के इंपोर्ट को हम माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ हम समझते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, कौन कौन से सेक्शंस इंक्लूड होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक किस किस का एक्सपेंडिचर होगा, मतलब इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर का एक्सपेंडिचर होगा। तो पहला होगा इसमें हाउस होल्ड कंज्यूमर, जो अपने इनकम को यूटिलाइज करेगी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन सेक्टर। और सेकंड होता है इसमें एनपीओ, जिसे हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं। इसमें आ जाते हैं हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जहाँ पे अब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब चीज़ हैं, यहाँ पे भी तो वो चीज़ों का, उन गुड्स एंड सर्विस का यूज़ किया जाता है जो प्राइवेट सेक्टर या कोई भी सेक्टर, मतलब गुड्स एंड सर्विस का, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का यूज़ तो यहाँ पे भी होगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर होते हैं, वो जो एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपना एक्सपेंडिचर करती है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या सब जितने भी एक्सपेंडिचर की जाती है, उन सभी गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर की जाती है वो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या क्या आएगा, तो देखते हैं कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। तो इसमें दो सेक्शंस इंक्लूड होगा। पहला, गवर्नमेंट वो गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द प्राइवेट प्रोड्यूसर, या बोल सकते हैं कि अदर प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोड्यूसर मतलब जैसे प्राइवेट प्रोड्यूसर, जो मतलब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती है, उस पर जो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है उसे खरीदने के लिए, वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट है प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट प्रोड्यूसर से वो गुड्स एंड सर्विस क्यों खरीदती है, तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदती हैं फॉर द पब्लिक ऑफ द इकोनॉमी, जो वहाँ के उस इकोनॉमी की जो पब्लिक्स हैं, जो जिनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती हैं प्राइवेट सेक्टर से। और सेकंड, कुछ गवर्नमेंट जो है सारे गुड्स एंड सर्विस प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट प्रोड्यूसर से ही नहीं खरीदती। इनकी गवर्नमेंट की भी कुछ और कंपनी होती है जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी जो होती है बेसिकली उसे हम बोलते हैं जो खुद बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती है। तो जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विस पे करती है, प्राइवेट प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं करती, वो
उनकी खुद की कंपनी भी होती है जिससे वो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती है, जिसे हम जनरली PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब पब्लिक या गवर्नमेंट की कंपनी जो पब्लिक के अंडर है, मतलब पब्लिक या गवर्नमेंट की वो कंपनी जिसे खुद गवर्नमेंट रन करती है, जो गवर्नमेंट के अंदर है, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर के अंदर है, तो वो भी जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट प्रोड्यूसर या प्राइवेट सेक्टर से ही नहीं खरीदती, वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन खुद की कंपनी में, खुद के ऑर्गेनाइजेशन में भी करती हैं। तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर, अब अगर वो प्रोडक्शन कर रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर आएगा, तो वो सब जो होता है गवर्नमेंट फाइनल करने से एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। सेकंड देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके भी 2 सेक्शंस होते हैं। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको सिर्फ फॉर्मूले अगर आप इम्प्लीमेंट करने की बात है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन ये सेगमेंट समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में लेते हो तो उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से सेक्टर इकोनॉमी की जिनके एक्सपेंडिचर को आप ऐड कर रहे हो। गवर्नमेंट सेक्टर किस किस पे एक्सपेंडिचर करती है अपना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कौन कौन सी, ये आपको जनरली क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है या फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आप इसे निकाल सकते हो, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर की एक्सपेंडिचर को हम लेते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलता है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो दिया हो क्वेश्चन में, उसमें आप ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। अगर आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर दें तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। GDP अगर नेशनल कैलकुलेट करे तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे आता है। तो उसके लिए पहले आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करते हो, उसमें आप ऐड करते हो चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसमें 2 सेक्टर्स कौन कौन से आती हैं, 2 सेक्शंस कौन कौन से हैं जिसका लेते हैं हम। तो एक आता है फर्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और सेकंड आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। वो जनरली होता क्या है, अगर आप GDP MP एक बार निकाल लो तो फॉर्मूले में तो और कुछ समझने वाली है नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे GDP MP निकालते हो, डेप्रिसिएशन लेस करते हो, नेट फैक्टर इनकम ऐड करते हो डायरेक्ट दिया हुआ है, और नहीं तो आप इसे फाइंड करते हो। और ये वैसे सेम अगर दिया हुआ डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो आप उसे लेस करते हो, नहीं तो आप 2 चीज़ दी होगी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, उसको एडजस्टमेंट करते हो आप और फिर निकाल लेते हो। बेसिकली ये चीज़ समझने वाली थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें क्या क्या आती है, इसमें 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट आती है। फर्स्ट प्राइवेट ग्रॉस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। सेकंड आता है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है अपना। और तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या आता है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है इकोनॉमी की, वो कितना कैपिटल फॉर्मेशन करती है इकोनॉमी, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन पे वो कितना एक्सपेंडिचर करती है ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी, ऑन द परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग, ऑन द परचेज और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट। तो उन सब पे जो एक्सपेंडिचर करती है वो आता है ग्रॉस प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ने कैपिटल फॉर्मेशन जो एक्सपेंडिचर करती है वो इस कैटेगरी में आता है। सेकंड आता है कि पब्लिक कितना, ग्रॉस पब्लिक सेक्टर बोल सकते हैं आप इसे, ग्रॉस पब्लिक सेक्टर, ग्रॉस पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ग्रॉस पब्लिक सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन। पब्लिक ने कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया, मतलब गवर्नमेंट ने, पब्लिक का मेन मतलब है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया। वो गवर्नमेंट किस टाइप की कैपिटल फॉर्मेशन करती है,
या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खोलेगी अपनी कंपनी, या रोड्स, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग, इन चीज़ों पे जो गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंस करती है, एक्सपेंडिचर करती है, वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। सेकेंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपका जो कि ये वाला पार्ट है आपका चेंज इन स्टॉक। इसमें आप चेंज इन स्टॉक फाइंड करते हो कैसे? ओपनिंग स्टॉक में से आप लेस करते हो क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है? इसमें वो एक्सपेंडिचर आता है जो कोई भी प्रोडक्शन सेक्टर करती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। वो कितना है? जैसे वो कोई प्राइवेट कंपनी है जो किसी का प्रोडक्शन करती है, मान लेते हैं हम अब तक शर्ट का ही लेते हैं कि कोई कंपनी शर्ट का प्रोडक्शन करती है, तो शर्ट का प्रोडक्शन कर रही है तो उसको थ्रेड चाहिए या उसको कॉटन चाहिए, उसको कितना कॉटन लगता है, मतलब कहने का मतलब वो अगर वो प्रोडक्शन करती है तो हम सब ये सब एक अकाउंटिंग ईयर की फाइंड करते हैं कि वन अकाउंटिंग ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी इकॉनमी में। तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, यहाँ देखते हैं कोई कंपनी है, अकाउंटिंग स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये जितने भी हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वो 1 ईयर का होता है। जो 1 ईयर क्या इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर कितना इनकम होता है कंट्री का, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ क्या एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर बिजनेस स्टार्ट करती है तो 1 अप्रैल को वो थ्रेड खरीदती है 5 लाख रुपीज़ का, 5 लाख रुपीज़ का थ्रेड खरीदती है, और क्लोजिंग जब 31 मार्च को जब कंपनी का जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि इस साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना एसेट है, मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि आज जब 1 साल बाद जब हमने स्टार्ट किया था, तो आज हर कंपनी में जो होता है 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है। तब जब हम करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी कंपनी के पास जो है 2 लाख का थ्रेड अब भी बच रहा है। तो एक्चुअल में जो जिस ईयर की हम इनकम निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, उस ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है कंपनी का, कितना यूटिलाइज किया। तो ऑब्वियसली अगर 5 लाख की उसने ओपनिंग जब खरीदी थी साल की स्टार्टिंग में, और तब से लेके पूरे 1 साल में जिसके हम जितने पीरियड की हम ये निकाल रहे हैं इनकम, तब तक उसके बाद 2 लाख का बच रहा है। तो इस साल में यूज़ कितना हुआ? 3 लाख। तो उस इकॉनमी में या बिजनेस सेक्टर ने टोटल 3 लाख एक्सपेंडिचर किया। उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर वो 3 लाख है, क्योंकि जो 2 लाख है, 5 लाख में से 2 लाख तो बच रही है। तो टोटल जो उसका मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उस साल का, जिस साल का हमने नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं, वो 3 लाख है। तो यही होता है हमारा इन्वेंट्री, जो कंपनी का जो स्टॉक होता है जिसका वो प्रोडक्शन करती है, जो चीज़ें मार्केट में भी नहीं आई उन्हीं को हम बोलते हैं स्टॉक। तो ये स्टॉक ही है। अगर वो थ्रेड है तो थ्रेड थोड़ी मार्केट में जाके बेचेगी, जो उसका गुड्स है जिसे खरीदा है उसने फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो उसका उस गुड्स पे कितना एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने। अगर 5 लाख का खरीदा था उसने 1 अप्रैल को, और पूरा 1 साल बाद 31 मार्च को जब हम नेशनल इनकम फाइंड करें कंट्री की, तब देख रहे हैं कि जो 2 लाख का जो थ्रेड है वो बचा हुआ है। तो ऑब्वियसली हम वही एक्सपेंडिचर लेंगे जितना उसने खर्च किया, तो कितना उसने यूटिलाइज किया। 5 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख जो डिफरेंस अमाउंट है, इसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। मतलब जो उस कंपनी जिसका प्रोडक्शन कर रही है उसमें कितना स्टॉक बचा हुआ, कितना स्टॉक हमने यूज़ किया। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंपनी ने कितना के स्टॉक पे, तो ऑब्वियसली 5 लाख का था, 2 लाख अब भी बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो इसका डिफरेंस अमाउंट है उतना एक्सपेंडिचर किया हुआ। तो वही हम निकालते हैं यहाँ से चेंज इन स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक कितनी थी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, और जब आज हम नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं तब कितनी स्टॉक है, तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो जो यहाँ डिफरेंस अमाउंट आता है उससे पता चल जाता है कि किसी भी बिजनेस में, चाहे वो PSU गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, कितना एक्सपेंडिचर किया उसने, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया इस साल 1 ईयर में, जबकि हम इनकम निकालते हैं तब कितना किया, उसी अमाउंट को हम ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमारा यही था कि GDP एट MP, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम फाइंड करते हैं, GDP एट MP जो मेन पार्ट है, मेन कंपोनेंट है नेशनल इनकम का, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया रहेगा,
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन में आपको दिया रहेगा। हो सकता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या होता है कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा अलग से, और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से दिया रहेगा। तो आप फर्दर एडजस्टमेंट करते हो इसको, अगर ये नहीं दिया हो तो आप इन चीज़ों को ऐड करते हो। जो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको डायरेक्ट ये GDCF नहीं दिया हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, जो दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें आप चेंज इन स्टॉक ऐड करते हो। अगर डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, उसको एडजस्ट करके आप ये निकालते हो और GDCF फाइंड करते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया हुआ रहेगा, उसको आप एडजस्ट करके नेट एक्सपोर्ट निकालते हो, और इन सब को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हो कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना एक्सपेंडिचर किया। सेकंड गवर्नमेंट, देखो इससे पहले एक बार चीज देखते हैं कि कितने सेक्टर्स देखा होंगे, तो आपको और चीज समझ में आएगा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। तो फर्स्ट होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड होता है हमारा प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आप क्या करते हो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें कौन कौन से आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्स्ट इकोनॉमी का सारा एक्सपेंडिचर, और प्रोडक्शन सेक्टर, उसका प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर दोनों का एक्सपेंडिचर आ जाता है। सेकंड गवर्नमेंट सेक्टर में थर्ड सेक्टर ने कितना एक्सपेंडिचर किया वो आ जाता है। फोर्थ में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, इनमें बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके दोनों का एक्सपेंडिचर आता है जो उन्होंने कैपिटल फॉर्मेशन में लगाया। तो बेसिकली इनमें दोनों का ही आता है, प्राइवेट का भी आ जाता है और गवर्नमेंट का भी आता है, और नेट एक्सपोर्ट आप फाइंड करते हो। तो इनको आप ऐड कर देते हो। इन चीज़ों को आप अगर ऐड कर दो तो तब आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक बार आपने फर्स्ट स्टेप में GDP एट MP फाइंड कर लिया तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो, NFI ऐड करते हो और NIT लेस करते हो। और डिपेंड करते हैं कि आपको डायरेक्ट दिया हुआ है अगर NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आप ये डायरेक्ट अमाउंट ले लोगे, नहीं तो इसके दो फैक्टर दिए होंगे, दो कंपोनेंट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो उसको आप एडजस्ट करोगे, NFI आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने सब्सिडी दो। अगर डायरेक्ट आपको NIT नहीं दिया हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स लेते हो, उसमें सब्सिडी लेस करते हो। लेकिन इसमें सेम वही प्रिंसिपल लगेगा कि अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है, सब्सिडी भी दिया हुआ है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है, तो आप इसके दो कंपोनेंट जो है उस दो कंपोनेंट को आप इग्नोर कर दोगे, डायरेक्ट आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगाओगे। सिमिलरली NFI नेट फैक्टर इनकम भी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड भी दिया हुआ है। तो इसके जो कंपोनेंट है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, उसको आप इग्नोर कर दोगे, डायरेक्ट आप NFI लोगे। अगर ये नहीं दिया हुआ तब उस दो फैक्टर को फैक्टर के हेल्प से, कंपोनेंट की हेल्प से NFI निकालोगे। तो बेसिकली ये होता है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है, डेप्रिसिएशन। बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो है क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं दिया होगा। डेप्रिसिएशन होता क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए यूज वर्ड करते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कि आपने देखो डेप्रिसिएशन हम किस पे निकालते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट पे। जो मशीनरी है, मशीनरी का अगर आपने 1 अप्रैल को खरीदा तो 31 मार्च को जब आप नेशनल में फाइंड कर रहे हो तब उस मशीनरी में कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो वो जो अमाउंट आप निकालते हैं, जैसे 5 लाख की मशीनरी थी और आज जो है वो मशीनरी 4 लाख की है, तो 1 लाख जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिक्रीज इन द वैल्यू है, जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसीलिए इसका जो सेकंड टर्म जो यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में, वो यूज करते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मतलब फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट में जो आपने कंज्यूम कर लिया, अभी हम कंज्यूम नहीं करते हैं, बेसिकली जो डिक्रीज होती है वैल्यू उसको हम कंजम्पशन या कंज्यूम का वर्ड देते हैं उससे। तो डेप्रिसिएशन या फिर ये दिया हो तो आप उसे ले सकते हो। दोनों नहीं दिए होंगे क्वेश्चन में, कोई एक दिया होगा, या तो डेप्रिसिएशन दिया होगा या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया होगा। यही था आपका एक्सपेंडिचर मेथड।
जिसमें आप नेशनल इनकम फाइंड करते हो सेम है जब इनकम मेथड से आप फाइंड करते थे NNP/FC नेशनल इनकम, और जब आप एक्सपेंडिचर में फाइंड करते हो तो ये आपका सिंपल था इनकम मेथड में। एक्सपेंडिचर में थोड़ा प्रोसेस होता है, आप इसमें GDP/MP निकालते हो, उसमें डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में दिया होता है NFI इन सबको एडजस्ट करते हो, जो साइन दिया हुआ माइनस डेप्रिसिएशन करते हो प्लस NFI नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और लेस करते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और तब आपकी जो नेशनल इनकम आती है इस मेथड से, उसको हम बोलते हैं कि आपने उस इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है वो एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला। तो ये आप यहाँ पे ले लेते हो। तो बेसिकली यही था आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमने 2 मेथड कर चुके हैं, इनकम मेथड कर चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड कर चुके हैं। थर्ड मेथड हम वैल्यू एड मेथड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैल्यू एड मेथड करने के बाद हम एक और क्लास लेंगे जिसमें हम इन तीनों मेथड पे बेस्ड बहुत सारे, या बोल सकते हैं 5 to 10 या 10 to 15 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हम इन सभी मेथड को एक्चुअल कैसे यूज़ करते हैं। नेशनल इनकम की जो इन्फॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन में, उन इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करते हैं, उन सबसे कैसे डील करते हैं, और कैसे नेशनल इनकम फाइंड करते हैं हम 3 मेथड से। फर्स्ट इनकम मेथड से, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड से, और थर्ड वैल्यू एड मेथड जो हमने नहीं सीखा। तो उसकी भी थ्योरी हम देखेंगे और उसका देखेंगे कि इस टाइप से कैसे वैल्यू निकाला जाता है। और तीनों का मेथड एक बार डिस्कस कर लेने के बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सेशन लेंगे जिसमें हम इन सब पे बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब आपको इसका आइडिया और अच्छे से होगा और समझ में आएगा। यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट था और फार्मूला यूज़ कैसे किया जाता वो था। बाद में हम इसको जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में हम फॉर्मूले को, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एड मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। थैंक यू।